नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 84। तो आज के सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे प्रश्न ये पिछले एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं और कुछ प्रश्न तो मैंने डायरेक्टली लिए हुए हैं जिनको अपडेट कर दिया गया है जो लेटेस्ट डेटा है उससे, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उस पर भी करेंगे डिस्कस। यानी कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको एक दो प्रश्न दिलवा दे। तो एक दो प्रश्न अगर आते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। और आपको बता दें कि अब तक जितने भी मॉडल पेपर हमने डिस्कस किए हैं सबकी एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जब आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो, ठीक है। और सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव रहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ के लिए और इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट अपडेट के लिए, ट्विटर पर जो न्यूज़ होती है उसके लिए फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे स्टार्ट, लेकिन उसके पहले मॉडल पेपर नंबर 83 में मैंने आपको जो एक क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस के लिए, उसका सही जवाब क्या है आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS 5 डज नॉट इंक्लूड। तो देखिए इसका जवाब बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। फिलहाल इसका सही जवाब है HIV टेस्ट। तो HIV टेस्ट इसका जवाब है जो कि NFHS 5 में इंक्लूड नहीं किया गया था। और कुछ लोगों ने बहुत ही डिटेल में लिखा था, तो वाकई ये बहुत अच्छी बात होती है। देखिए जो भी उत्तर आप जानते हैं उसको पूरा डिटेल में लिखिए। पूरा डिटेल में आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और दूसरों की भी हेल्प होगी। और जैसा कि आप जानते हैं शेयरिंग इज केयरिंग और ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट काज द फॉलोइंग डिजीज। यानी कि अगर आप पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग करते हैं, खाते हैं, तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा। तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि चावल को जब पॉलिश किया जाता है तो उसमें से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, उसमें से विटामिन B1 खत्म हो जाता है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, वेरी वेरी रोग। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अब विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, विटामिन B1 को याद रखिएगा थायमिन कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, तो थायमिन होता है। और थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, वेरी वेरी रोग। अब यहाँ पर दूसरा विकल्प है घेंगा। घेंगा जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है, ये तो आप जानते होंगे कि आयोडीन की कमी होती है तो घेंगा रोग हो जाता है। रतौंधी जो होती है ये किसकी कमी से होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। और वर्णांता क्या है, वर्णांता जो है ये एक आनुवंशिक रोग होता है, ठीक है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अब ये है रोनाल्ड रॉस। जन्म इनका कहाँ पर हुआ था, भारत में हुआ था, कुमायूं में, ठीक है। तो रोनाल्ड रॉस, अब सवाल ये है कि रोनाल्ड रॉस का संबंध किससे है, हैजा, चेचक, टीबी या फिर मलेरिया। तो एक्चुअली में ये जाने जाते हैं, इन्होंने मलेरिया के परजीवी की खोज की थी और इन्होंने ही कहा था कि मलेरिया पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाई मॉस्किटो। मच्छर के द्वारा जो मलेरिया का परजीवी होता है उसका प्रसार होता है। तो रोनाल्ड रॉस को जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी कब, 1901 में, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में और अगले ही साल यानी कि 1902 में रोनाल्ड रॉस को भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो रोनाल्ड रॉस को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसके लिए दिया गया था, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था, मेडिसिन में फिजियोलॉजी के लिए, ठीक है, 1902 में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 2 लिस्ट दी गई है और इस लिस्ट को क्या करना है, आपको मैच कराना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले है केवलार, उसके बाद है टेक्सॉल, फिर है जिंक फॉस्फाइड और फिर क्या है नाइट्रोसेलुलोज। तो यहाँ पर देखेंगे केवलार, केवलार क्या होता है, देखिए केवलार एक हीट रेजिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक संश्लेषित रेशा यानी कि सिंथेटिक फाइबर। तो पहले का विकल्प हो गया दूसरा वाला। टेक्सॉल क्या होता है, टेक्साल एक केमोथेरेपी मेडिसिन होती है। केमोथेरेपी यानी कि कैंसर रोधी दवा। आप जानते होंगे कि केमोथेरेपी कैंसर के इलाज में प्रयुक्त की जाने वाली एक विधि है जिसमें टेक्सॉल नामक मेडिसिन जो होती है वो प्रयोग में लाई जाती है। जिंक फॉस्फाइड, कभी कभी पूछा जाता है कि जिंक फॉस्फाइड का
जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, रासायनिक फार्मूला, रासायनिक सूत्र, तो ये होता है Zn3P2। ये है जिंक फॉस्फाइड। इसे चूहे का विष भी कहा जाता है। एक्चुअली में जब कोई जानवर या मानव Zn3P2 यानी कि जिंक फॉस्फाइड को खा लेता है तो उसके अमाशय में जो क्या होता है, HCl या फिर H2SO4, तो वो रिएक्शन करके क्या बनाता है, वो फास्फीन बना देता है। और फास्फीन जो कि काफ़ी जहरीली होती है और इसकी वजह से संबंधित जीव की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब 3 विकल्प मैच हो गए। तो उसके बाद एक्चुअली में जिंक फॉस्फाइड को कहा जाता है रोडेंटनॉसी। अब इसके बाद बचता है नाइट्रोसेल्यूलोज। ये क्या है, एक विस्फोटक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का किस विटामिन की वजह से जमता है? तो जब कहीं पर आपको चोट लगती है तो वहाँ पर जो रक्त का बहाव होता है थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। लेकिन ये रुकता क्यों है? क्योंकि विटामिन के वहाँ पर क्या बनाता है, विटामिन के वहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन नाम का निर्माण कर देता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, THRAMBIN। तो प्रोथ्रोम्बिन की वजह से रक्त का जो बहाव होता है वो रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक जालक टाइप का निर्माण हो जाता है जिससे रक्त का बहाव होता है वो रुक जाता है। तो ये विटामिन के की वजह से होता है, तो इसको आप जरूर याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे, हु वाज प्रोफाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ? लिमिट टू ग्रोथ, जैसा कि आप जानते हैं धरती पर जो संसाधन हैं वो सीमित हैं। आप जानते हैं कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कि फिर से बनते रहते हैं, लेकिन कुछ संसाधन सीमित हैं। उनका इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उनका निर्माण होने में बहुत लंबा समय लगेगा। जैसे कि आपका कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, तो इसका निर्माण दोबारा से होने में बहुत वक्त लगेगा। तो एक लिमिट टू ग्रोथ फार्मूला आया, यानी कि समृद्धि की सीमा। ये कंसेप्ट किसने पैदा किया था? देखिए यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं वो ये हैं कि पृथ्वी पर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और पृथ्वी पर जो डेवलपमेंट चल रहा है जो कि डिपेंड करता है इन्हीं रिसोर्सेज पर, उसकी भी एक सीमा है। इसको क्या कहा गया है? लिमिट टू ग्रोथ। और ये जो कंसेप्ट है ये किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड्स, समृद्धि की सीमा यानी कि द लिमिट ऑफ ग्रोथ, ये कंसेप्ट प्रतिपादित किया है क्लब ऑफ रोम ने। तो क्लब ऑफ रोम ने इसे पेश किया था और फॉक्सवैगन फाउंडेशन ने इसका विकास किया था, वित्त पोषण किया था। और अब इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लिमिट टू ग्रोथ क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, इसको क्या कहते हैं? PQLI, यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये PQLI इंडेक्स किसने विकसित किया है? ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज एन अटेम्प्ट टू मेजर द क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेल बीइंग ऑफ ए कंट्री। तो कहीं पर भी जो जीवन है, चाहे वो छोटे एरिया में हो चाहे वो किसी देश का हो, वहाँ पर जो जीवन का स्तर है उसको मापने के लिए ये इंडेक्स यानी कि PQLI इंडेक्स प्रयोग में लाया जाता है। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1970 के मध्य, और किसने की थी? मॉरिस डी मॉरिस ने। तो विकल्प ए इसका सही जवाब है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे विकल्प के बारे में भी, जो कि UNDP है। ये कई बार पूछा जाता है कि UNDP की स्थापना कब हुई, या पूछा जाता है कि इसके हेड कौन है। तो UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसकी स्थापना हुई थी कब? इसकी स्थापना हुई थी US में 22 नवंबर 1965, 22 नवंबर 1965 को। और वर्तमान में इसके जो हेड हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है अचीम स्टेनर, अचीम स्टेनर। ठीक है, और इसके बाद बचता है यहाँ पर महबूब उल हक। तो इनके बारे में भी आप जानते होंगे। महबूब उल हक एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं और 1990 में इन्होंने जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इन्होंने प्रतिपादन किया था। तो अब बात आती है यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। तो अब बात करते हैं हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिल्कुल आप याद रखिए। देखिए जितने भी इंडेक्स हैं उनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है, इसलिए सारे इंडेक्सेज आप लिख कर अपने दीवार पर चिपका दीजिए और उसको देखा करिए। ठीक है, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में अस्थायी रूप से हमेशा के लिए रहें। मानव विकास सूचकांक 2020 के बारे में बात करेंगे तो इसे जो है कब जारी किया गया था? इसे फरवरी 2020 में जारी किया गया। ठीक है, और इसमें कुल देश कितने हैं? टोटल कंट्रीज 189 के आधार पर इसे जारी किया गया है। और भारत की जो रैंक है 2020 में वो कितनी है? 129। जबकि अगर हम 2019 को देखें तो भारत की जो रैंक थी वो 130 थी। तो एक अंक भारत जो है वो
ऊपर आया है, ठीक है। और 2020 में जो चाइना की रैंक है वो भी जान लीजिए। चाइना की रैंक है 85 और हमारे पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान की रैंक कितनी है 152, ठीक है। अब एक बात और बता दें कि इसकी खोज हुई थी महबूब उल हक के द्वारा। कब हुई थी 1990 में। और यह सूचकांक किसी देश के मानव विकास को दर्शाता है। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और आता है, विश्व खुशहाली सूचकांक, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करता है यूनाइटेड नेशन, याद रखना इसको, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसमें 2020 में जो कुल देश थे जिनके आधार पर ये सूचकांक जारी हुआ है, कुल देशों की संख्या है 156। और 2020 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का 8वां जो एडिशन था, संस्करण था, वो जारी किया गया है। और इसमें जो पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर आता है फिनलैंड, यानी कि फिनलैंड दुनिया का सबसे हंसता हुआ देश है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क। और तीसरे स्थान पर आता है स्विट्जरलैंड। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर फिनलैंड यही वो देश है जहाँ से नोकिया कंपनी बनी थी। तो उसके बाद डेनमार्क, विश्व की गौशाला और स्विट्जरलैंड। तो ये 3 देश जो है क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। अब बात होती है कि भारत की रैंक क्या है इसमें। तो कुल 156 देशों में भारत जो है वो कितने स्थान पर है? 144, 144वें स्थान पर। तो बहुत अच्छी रैंक नहीं है, यानी कि भारत बहुत अधिक खुशहाल देश नहीं है। एक्चुअली फ्रेंड्स, अगर देखा जाए डिटेल में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे अधिक जो सुसाइड होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? वो डेनमार्क में होते हैं, जो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सेकंड लेवल पर आता है, दूसरे स्थान पर आता है। तो मुझे लगता है कि ये जो सूचकांक होते हैं उनका मानक कुछ और होता है, जनता की मनोदशा कुछ और भी हो सकती है। फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इस वजह से आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पर जनजातियों के नाम दिए गए हैं और ये जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं इसके बारे में बताया गया है। तो आप जानते हैं कि पिग्मी जनजाति जो है ये कांगो बेसिन में पाई जाती है, ये तो बिल्कुल सही है। अंगामी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? नागालैंड में। और एनु ये जापान में। तो तीनों विकल्प यहाँ पर सही हैं, ए, बी और सी। अब बात करते हैं किर्गिज़। तो किर्गिज़ की जो जनजाति है ये सूडान में नहीं पाई जाती है। किर्गिज़ जो जनजाति है ये पाई जाती है बहुतायत में किर्गिस्तान में। हालांकि अब जो किर्गिज़ हैं ये चाइना में भी और आसपास किर्गिस्तान के आसपास के जो देश हैं वहाँ पर भी फैल गए हैं। तो फिलहाल इसका सही जवाब होगा किर्गिस्तान, सूडान में ये नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं। विच नेचुरल रीजन इज नोन एज लैंड ऑफ बिग गेम्स। लैंड ऑफ बिग गेम्स मतलब बड़े शिकारों की भूमि के नाम से कौन सा यहाँ पर जो प्रदेश है वो जाना जाता है? टेम्परेट ग्रासलैंड यानी कि शीतोष्ण घास का मैदान। दूसरा है ट्रॉपिकल मानसून रीजन। देखिए जो लोग हिंदी मीडियम के वो लोग भी ठीक से समझ लें, क्योंकि ये वो शब्द हैं जो कि बार बार प्रयोग में आते हैं। इंग्लिश मीडियम में इसे ज़्यादातर प्रोनाउंसिएट किया जाता है। तो शीतोष्ण घास का मैदान मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश ट्रॉपिकल मानसून रीजन, उष्ण रेगिस्तान प्रदेश इसको कहते हैं हॉट डेजर्ट रीजन, और उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश यानी कि ट्रॉपिकल सवाना रीजन। तो यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब जो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश है, ट्रॉपिकल सवाना रीजन, ये बड़े शिकारों की भूमि यानी कि लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से जानी जाती है। तो ये जो ट्रॉपिकल सवाना रीजन है इसके बारे में भी जान लीजिए कि सवाना क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ही बन गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि सवाना क्या है। अफ्रीका के समशीतोष्ण घास क्षेत्र, या फिर दक्षिण अफ्रीका के समशीतोष्ण घास क्षेत्र, या फिर अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र। तो सही जवाब यही है ऑप्शन सी। सवाना अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र है और इस क्षेत्र में पेड़ पौधे और झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, ठीक है। 1971 में एवरेस्ट अभियान हेतु भारत ब्रिटिश संयुक्त अभियान के एकमात्र भारतीय सदस्य के रूप में निम्न में से किसे चयनित किया गया था? तो 1971 की बात है जब एवरेस्ट अभियान के लिए भारत और ब्रिटिश संयुक्त अभियान के लिए भारतीय सदस्य के रूप में सिर्फ एक व्यक्ति को चयन किया गया था और ये व्यक्ति कौन थे? हर्षवर्धन बहुगुणा। तो विकल्प बी हमारा सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस महिला ने 24 मई 1984 को विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट पर आरोहण कर
देश की पहली और विश्व की 5वीं महिला होने का कीर्तिमान स्थापित किया था। तो 24 मई 1984 को एवरेस्ट विजय करने वाली जो महिला हैं उनका नाम क्या है? वछेंद्री पाल। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सेन वंश काफ़ी चर्चित वंश है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना हुई थी हेमंत सेन के द्वारा। तो विकल्प बी इसका सही जवाब हुआ। ठीक है, हेमंत सेन। और पश्चिम बंगाल में यह राज्य स्थापित था 1070 से लेकर 1230 तक, यानी कि लगभग देखा जाए तो 160 वर्षों तक रहा था सेन वंश। और इसकी राजधानी थी नवद्वीप। ठीक है, नवद्वीप इसकी राजधानी थी और इसको जो है गौड़ भी कहा जाता था। नवद्वीप का एक नाम था गौड़। अब एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, इसको ध्यान से पढ़िए और कमेंट करके बताइए। देखते हैं कि आपकी पॉलिटी कितनी तैयार है। बताइए कि पंचायतों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है या हैं? 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगा। गेस करिएगा कौन कौन सा सही है, उसके अनुसार नीचे कूट है, उसका जवाब दीजिएगा। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं और मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत चुनाव होगी। तो 1, 2 और 3 में से कौन कौन से विकल्प सही हैं, इसका जवाब मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि हम जब डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर नंबर 85 को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर किया करें आप लोग, ताकि हम भी आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आते रहें। और सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।